हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लक में। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि मैंने कहा था, अभी आपको वीडियो मिलेगी, तो वीडियो आपके सामने आ चुका है जिसमें एनपीएस फॉर्म में क्या भरना है आपको, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए, आपके सामने एक पीडीएफ खुल रहा है जिसमें लिखा हुआ है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, जिसको एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम। और इसके बारे में आपको जानकारी देनी है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, या किसी जीडीसी जीडीएस जो होता है उसके बारे में भी होता है, यानी कॉपरेटर सेक्टर के बारे में भी होता है। स्टेट और जो भी स्टेट के बारे में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कैसी भी जॉब करते हैं, इसके लिए आपको जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम की बात की जाती है, उसके लिए आपको इसमें एक मतलब एनपीएस फॉर्म भरना होता है, जिसके लिए आपको जब आप रिटायरमेंट होते हैं तब उसका जो है पूरा फंड आपको मिलता है। इसके लिए आपको एनपीएस भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ प्लीज़ सिलेक्ट योर कैटेगरी, यानी आपको जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आप सेंटर गवर्नमेंट में टिक करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें सेंटर गवर्नमेंट दिख रहा होगा आपको पहले पहले भी कॉलम में। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको क्लिक करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्लिक करेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट हुए हैं, ग्रुप डी वाले जो छात्र हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है रेसिडेंस फोटोग्राफ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर साइज, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना अपना, और इसके बाद फ़ोटो लगाने के बाद कुछ नहीं करना, फ़ोटो लगा देना, आपको फ़ोटो लग जाएगा। इसके बाद आपको देखो लिखा हुआ है टू नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट डियर सर मैडम, यानी जो भी अगर आप सर के बारे में लिख रहे हैं, आपका जो भी सर हैं वो सर के बारे में लिख रहे हैं, तो सर ही देखो रिक्वेस्ट सर से करेंगे। तो लिखा हुआ आई हेयर बॉडी request that an NPS account be opened in my name as per the particulars given below। ठीक है, इसके बारे में तो केवाईसी आपने कराया होगा, तो केवाईसी इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर केवाईसी नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर, यानी एप्लीकेशन नंबर डालना होगा आपको। और यहाँ पर केवाईसी वो पैन कार्ड नंबर होगा आपके पास, पैन कार्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं केवाईसी, जिससे हो जाए आपका। इसके बाद देखो यहाँ पर इसके बाद आपको एडवाइज़र कोड डालना होगा एप्लीकेबल्स का, तो यहाँ पर इसे आप छोड़ देंगे, अभी हम बताएंगे क्या भरना होगा आपको। तो सबसे पहले आप देखिए पर्सनल डिटेल में आप क्या भरेंगे। पर्सनल डिटेल में नाम ऑफ एप्लीकेशन इन फुल, यानी आपको नाम भरना है, नाम भरना है। यदि आप श्री लगाते हैं तो श्री में टिक करना है। यदि आप इसके बाद कुमारी लगाते हैं, मतलब कुमारी तो सॉरी लड़कियों को होगा, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कुमारी। लड़की अगर कोई है तो यहाँ पर कुमारी में टिक करेगी, यदि कोई लड़का तो वो सर में यहाँ श्री में क्लिक करेगा। इसके बाद फर्स्ट नेम में क्या आता है, अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो भी फर्स्ट नेम आपका होगा। इसके बाद मिडिल नाम, यदि देखो अगर किसी का नाम जैसे मान लो होता है ना, किसी का नाम की मान लेते हैं राजकुमार सिंह होता है, तो राजकुमार सिंह, यानी राज आपका फर्स्ट नेम हो गया, कुमार आपका जो है वो मिडिल नेम हो गया जो बीच में आता है, और सिंह जो होगा वो आपका लास्ट नेम होगा। यदि किसी का लास्ट नेम नहीं है, मिडिल नेम मतलब शुरू का है और लास्ट का है, मिडिल नेम नहीं है, तो उसको सीधे क्या करना है, फर्स्ट नेम भर देना, और मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम भर देना है। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर क्या करना है, फादर्स नेम भरना होगा आपको, तो अपना फादर्स नेम यहाँ क्लिप भर देंगे। इसके बाद मदर्स नेम भरना होगा, मदर्स नेम भर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। आपको देखना है यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना है, कैसे फॉर्म में भरना है, डीडी, एमएम और ईयर में भरना है, तो यहाँ पर ये भर देंगे। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यानी जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है तो उस कंट्री का नाम आपको भरना है। कंट्री तो जाहिर सी बात आप इंडिया भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है जेंडर आपको क्लिक करना होगा, तो जेंडर यदि आप मेल हैं तो मेल में क्लिक करेंगे, मेल में लगाएंगे, और फीमेल हैं ये तो फीमेल में करेंगे, या अदर्स हैं तो अदर में करेंगे। ठीक है, और यदि आप मैरिड हैं, यानी आपकी शादी हो चुकी है, तो आप मैरिड में क्लिक करेंगे। यदि आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको अनमैरिड में क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर इंडियन में क्लिक कर देना। नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आप कौन से राष्ट्र से हैं, कौन से कंट्री से हैं, तो यहाँ पर इंडियन क्लिक करना है। इसके बाद सपोज नेम आपको भरना है कि मतलब ये सपोज नेम क्या होता है, तो यहाँ पर सपोज नेम के बारे में रेफरेंस में बताया जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद आपको देखो सेकंड कॉलम में क्या भरना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अभी आपको मैं भरा हुआ फॉर्म भी दिखाऊंगा,
भी क्या क्या भरना है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आपको प्रूफ है आइडेंटिटी, यानी कोई भी एक आपको आईडी अपनी भर देनी है। यानी आईडी, यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देना है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। यदि आपके पास कोई पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की एक्सपायरिंग डेट डालनी है आगे, तो पासपोर्ट भी आपका चलेगा, तो पासपोर्ट की एक्सपायरिंग डेट यहाँ पर DD MM और ईयर में पड़ेगी। यदि आपको वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड भी डाल देंगे, और इसका पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड डाल देंगे। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायरिंग डेट यहाँ पर डाल देंगे DD MM और ईयर में। यानी आपके पास पासपोर्ट भी चलेगा, आपका पैन कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है तो नरेगा जॉब कार्ड में, यदि नरेगा में आप काम करते थे उसका भी यहाँ पर आइडेंटिफाई के लिए उसको भी आप आइडेंटिटी के लिए डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अदर आपके पास कोई आईडी है, आधार है तो आधार का नंबर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाम ऑफ द आईडी, यानी आपको नेम भरना होगा कि आपके आईडी में आपका नेम क्या है, तो नेम भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, आईडी नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो UID लिखा हुआ है। UID का मतलब होता है आधार से लिंक, यानी आधार नंबर आपको नॉट रिक्वायर्ड है, यानी आपको आधार नंबर नॉट रिक्वायर्ड, आधार नंबर नहीं भरना है। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है आधार नंबर नॉट रिक्वायर्ड, ये आपका मान्य नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपको प्रूफ और एड्रेस के बारे में क्या बताया गया। यहाँ पर थर्ड कॉलम में आते हैं हम लोग। थर्ड कॉलम में परमानेंट एड्रेस आपको भरना होगा, यानी जो आपको कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस, यानी कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस का किस बात है, परमानेंट एड्रेस होगा आपका। तो यहाँ पर ये आपका जो चौथे कॉलम में आता है 4.1 में, तो इसमें आपको एड्रेस भरना होगा जहाँ से आप निवेश करते हैं या परमानेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पर का, दोनों में सेम ही भर दीजिएगा। यदि आप कहीं रहे हों बाहर तो उसका भी भर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर रेसिडेंस, यानी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, वहाँ भी भर सकते हैं, बिजनेस के बारे में भर सकते हैं, या कोई ऑफिस है आपका, लैंडमार्क है, वहाँ भी भर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपका परमानेंट एड्रेस भरना होगा। ये नहीं भरना है तो आप इसको छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिन कोड अपना भर देना है। इसके बाद आपको 4.2 का पूरा परमानेंट एड्रेस भरना होगा। यहाँ पे आपको टिक करना होगा बॉक्स में, और अपना यहाँ पर एड्रेस भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एड्रेस भरने के बाद लैंडमार्क भरेंगे, तो पूरा एड्रेस आपको भर देना। एड्रेस टाइप, इसके बाद तो बिल्डिंग या विलेज में रहते हैं तो विलेज भर देना है। रोड स्ट्रीट भर देना है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर एरिया भर देना है। एरिया के बाद सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट भर देना है आपको। स्टेट भर देना है, ठीक है। ये सब आप भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पिन कोड नंबर भर देना है। पिन कोड नंबर भरने के बाद इसके बाद देखिए 5 नंबर में ऑप्शन में आते हैं आप। 5 नंबर ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 नंबर ऑप्शन में आएंगे तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा आपको। कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल हम लोग भर ले। तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि आप लोग ये तो ऊपर वाला एड्रेस भर दीजिए, या तो फिर आपको नीचे परमानेंट एड्रेस, दोनों में सेम भरना है। इसके बाद जो 5 नंबर कॉलम है इसमें क्या करना है उसके बारे में बताते हैं आपको कि 5 नंबर कॉलम में आपको क्या करना है। देखिए 5 नंबर में कॉलम में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको टेलीफोन नंबर, यदि स्टडी कोड के साथ है तो आपको भरना है। टेलीफोन नंबर तो आपका होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो मोबाइल नंबर भर देना आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको भर देनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर भरने के बाद ईमेल आईडी भर देनी है, जिसमें आपको SMS अलर्ट किया जा सके, मैसेज दिया जा सके कि हाँ आपका NPS पे इतना कट रहा है और आपको इतना मिल रहा है, आपके मैसेज मिल सके आपको। तो आपको ईमेल आईडी सही बिल्कुल देना है। जो ईमेल आईडी बंद हो चुका है उस ईमेल आईडी को बिल्कुल नहीं डालना है। यानी फॉर्म भरते समय जो भी आईडी आप डाले थे उसको मत डालना। यहाँ पे अपनी न्यू आईडी आपको डाल देना, जो भी आपको अभी वर्तमान में आपका चल रहा है। इसके बाद अदर डिटेल में से क्या आपको भरना है, तो अदर डिटेल में आपको क्या भरना होगा। यहाँ पे अदर डिटेल की बात करें तो अदर डिटेल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्राइवेट सेक्टर। यदि आप कहीं पर भी आप टिक करते हैं कि पब्लिक सेंटर, गवर्नमेंट सेंटर, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सेंटर चूज करना है। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकम आप क्वालिफिकेशन वगैरह आपको भरनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट में कर देंगे। यदि आपने कोई CA या CS या CMA किया हुआ है तो उसको भरेंगे, यानी क्वालिफिकेशन टिक करना है आपको। इसके बाद आपके पास अमाउंट टाइप होगा, यानी आपके पास बैंक डिटेल भरनी है यहाँ पे।
तो बैंक डिटेल में क्या करना होगा, यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर भरना है आपको। तो सेविंग अकाउंट नंबर भर देंगे, बैंक अकाउंट नंबर भर देंगे, करंट अकाउंट में जो भी आपका चल रहा है, यदि सेविंग अकाउंट में आपका खाता है तो सेविंग अकाउंट में टिक करेंगे, यदि करंट अकाउंट का है तो करंट अकाउंट में आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोनों को टिक करने के बाद बैंक का नाम भरना है, जिस बैंक में आपका खाता है उसको भर देना है। ब्रांच नेम भर देना है, ब्रांच नेम यानी जो भी ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है, जहाँ पर भी ब्रांच है वो यूपी में है तो यूपी वाला ब्रांच भरना है, और अगर आपने यहाँ आकर खुलवाया है तो यहाँ का ब्रांच भरना है, और ब्रांच एड्रेस भी आपको भरना होगा, पिन कोड सहित भरना होगा, ठीक है। और बैंक का MICR कोड नंबर भरना होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं MICR नंबर, और IFSC कोड भरना होगा। ये डिटेल आप भर देंगे तो आपका यहाँ से NPS भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, बैंक अकाउंट क्या है, कैसे भरना है, ब्रांच कहाँ का भरना है, और सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या IFSC कोड भरना बहुत ही ज़रूरी है। पिन कोड दोस्तों आपको यहाँ का पिन कोड नंबर नहीं डालना है, पिन कोड नंबर आपको अपनी जगह का डालना है, जहाँ पर आप रहते हैं आपके डाकघर का पिन कोड नंबर जो है उसको भरना है आपको, आपका पिन कोड नंबर, ठीक है। यहाँ का पिन कोड नंबर आपको नहीं डालना है। यहाँ पर क्या होता है, आठवें में आपको फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम के बाद आपका यदि कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना है। यदि आपका बीच में कोई स्पेस है तो स्पेस आपको देना ही पड़ेगा, यानी फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद रिलेशनशिप विद नॉमिनी, यानी आपको अगर किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं, और यदि अपनी माता जी को नॉमिनी रखना चाहते हैं, अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, पापा को रखना चाहते हैं क्या, तो किसी को भी नॉमिनी आप रख सकते हैं, यानी आप अपने ब्रदर को नॉमिनी नहीं रख सकते हैं, केवल आपको अपनी माता पिता या आपकी वाइफ को यहाँ पर नॉमिनी रख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा, आपका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है दोस्तों। यहाँ पर रिलेशनशिप विद ऑफ नॉमिनी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको भरना होगा। DD यानी आपको तारीख भरनी होगी, और महीना भरना होगा, और ईयर भरनी होगी। DD ईयर में भरना होगा। इसके बाद नॉमिनी गार्जियन डिटेल, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नॉमिनी का फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, और लास्ट नेम भरना है। यदि नॉमिनी का मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम भर देना है और फर्स्ट नेम भर देना है, ठीक है। यदि नॉमिनी का मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम भरना अनिवार्य है। 9 में क्या वो लिखा हुआ है, देखिए पढ़िएगा, NPS ऑप्शन डिटेल, यानी NPS नेशनल पेंशन स्कीम ऑप्शन डिटेल को आपको पढ़ लेना है पूरी तरह से। इसमें लिखा हुआ आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब फॉर Tier 2 अकाउंट एल्सो, यस या नो लिखना। इसमें एनेक्सर के बारे में बताया गया है, जो एनेक्सर आपको अलग से भेजा गया है कि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। तो आपको अगर ध्यान से देखो तो मैंने एनेक्सर 2 भेजा हुआ था बाद में, और एनेक्सर 2 हमने भेजा हुआ था एनेक्सर 2 के बारे में। तो एनेक्सर 2 जो भेजा गया था तो या एनेक्सर 1 होगा। तो अगर आप लोगों का एनेक्सर 1 है PDF में तो एनेक्सर 1 में क्लिक करेंगे, यदि एनेक्सर 2 है तो एनेक्सर 2 में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको जो भेजा गया वो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 है, और इसके बाद नीचे वाला भी एनेक्सर 2 है, यानी दोनों आपको भेजे गए थे। तो एनेक्सर 1 को भरना है, ना कि एनेक्सर 2 को। तो यहाँ पर एनेक्सर 1 में आपको क्लिक कर देना है, एनेक्सर 2 को भरना नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। हिंदी में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 10 नंबर में क्या आता है, पेंशन फंड सेक्शन। यहाँ पर Tier 1 में देखिए पेंशन फंड सेक्शन के बारे में चॉइस करना है। प्लीज़ रेड ब्लू कंडीशंस, आपको कंडीशंस पूरी को पढ़ लेनी है पहले, और V4 पहले उस ऑप्शन को चूज करना है, जब पहले इसको पढ़ लेना है। और फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ रीड अ फ्लू कैंडिडेट V4 ऑप्शन फॉर द चॉइस ऑफ पेंशन फंड, यानी आपको एनेक्सर 1 से पेंशन फंड चॉइस करना है। और आप देख लीजिए कि कौन कौन सा, पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर वाला है, तो अगर 1 में आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो जाहिर सी बात है आप गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करेंगे। द फॉलोइंग पेंशन फंड विल एक्ट जेंट ऑफ डिफिकल्ट PFS आई चॉइस इज नॉट एक्साइडेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो यदि LIC पेंशन फंड लिमिटेड चाहते हैं, SBI पेंशन फंड चाहते हैं लिमिटेड चाहते हैं, UTI कोई भी चाहते हैं, किसी भी कैसी भी पेंशन स्कीम में चाहते हैं तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। बट आपको ये फील नहीं करना है, ठीक है, गलत नहीं करना है, आपको ये नहीं भरना है, वो सब बताएंगे आपको जो जिसमें आपको करना होगा। यदि LIC पेंशन स्कीम लिमिटेड होगी, या SBI पेंशन होगा, या UTI होगा, या ICICI बैंक होगा, या कोटक महिंद्रा बैंक होगा, तो जैसे आपने SBI में खुलाया होगा तो आपको SBI को क्लिक करना होगा, लेकिन ये आप छोड़ देना इस फंड को, ये लोग वो आपको बताएंगे, ठीक है।
और बाद इसको अभी भरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बाद में आपको क्लिक कर लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जिस बैंक में खाता खुला होगा तो आप देख सकते हैं कि इतने ही बैंक इसमें मान्य होंगे। LIC वाला मान्य होगा, SBI मान्य होगा, UTI, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, ये सब आपके मान होंगे। जो राष्ट्रीय बैंक हैं दोस्तों वही मान्य होंगे। यदि आपका राष्ट्रीय बैंक में खाता नहीं खुला है तो आपको न्यू खाता खुलवाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है कि आप कितना निवेश करते हैं, निवेश के बारे में एक्टिव चॉइस है या ऑटो चॉइस है, कैसे भी है, तो इसको आपको नहीं फिल करना है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर एक्टिव चॉइस में। तो एक्टिव चॉइस आप देख लीजिए कितना परसेंट आपको क्या मिलता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यदि आप ग्रुप C मैक्सिमम 100% है, जी के बारे में अगर मैक्सिमम यूपी अप टू 100% है, और यहाँ पर कैन नॉट एक्सेडेड 5% है, टोटल 100% है, तो नॉट इनेबल है या अनेबल है। चॉइस गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जो भी बताया गया, जी एंड ओनली होता है क्लास, ठीक है। तो इसको आपको नहीं भरना है, ये दूसरे के लिए आपको भरने की ज़रूरत नहीं है इसे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि ऑटो चॉइस ऑप्शन के बारे में बताया गया। यहाँ पर 50 लाख तक का जो भी होता है उसके बारे में है। तो ये फंड के बारे में आपको 50 लाख तक जो भी ओनली होता है तो उसको ये आपको नहीं चूज करना है। इसके बाद सेक्शन में तो यूजी पर्सन होता है, यस है या नो है, इसके बारे में भी आपको फिल नहीं करना है। अब इसके बाद हम जो बता रहे हैं ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप लोग सब लोग सुन लीजिएगा कि कैसे भरना है स्कीम को। तो ये सब आपका सिटी वगैरह आपको भरना होगा, और ये एड्रेस लिंक ये आप सब छोड़ दीजिएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन, और तो यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के बारे में बोला, डेट और प्लेस पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ प्लेस या थंब इम्प्रेशन के बारे में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, अब इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। और ये बाद में आप लोग भर लेंगे, जब वहाँ पर कहा जाएगा भरने के लिए तो हम लोग भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो अगर गड़बड़ किया आपने तो भी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन, तो आप चाहे तो सिग्नेचर कर सकते हैं, बट सिग्नेचर आपने जैसे ही वहाँ किया होगा, जब DB के समय किया होगा और अदर जगह पे किया होगा, तभी आपका वही सिग्नेचर यहाँ मान्य होगा। तो यहाँ पर अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी लिखा हुआ है, तो थंब इम्प्रेशन तो वही लगवाएंगे ना, तो आपको यहाँ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ये में से कोई भी एक कर देना है। डेट यहाँ पर है, डेट डाल देना है, जिस दिन भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका डेट डाल देना है। प्लेस डाल देना जहाँ से आप निवास करते हैं। इसके बाद अपना नाम डाल देना है, ठीक है, यानी नाम ऑफ सब्सक्राइबर, यानी सब्सक्राइबर क्या होता है, जो इसको ले रहा है, यानी जिसके बारे में ये NPS भरा जा रहा है उसका नाम लिखना होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम 12वें नंबर की बात करें तो 12वें नंबर में आपको यहाँ पर डेट और सिग्नेचर थंबनेल देखो वही दिया गया आपको, 12वें नंबर में भी वही दिया गया है, तो आपको इसको फुल फिल कर लेना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देखो यहाँ पर दिया गया है बाय एम्प्लॉयर, यानी डिक्लेरेशन एक भरना होगा आपको एम्प्लॉय को। तो अप्लीकेशन टू गवर्नमेंट सब्सक्रिप्शन ओनली, यानी केवल ये एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आपको भरना होगा, यानी अनिकेबल होगा, वो केवल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए होगा, गवर्नमेंट वाला ही भर पाएगा, बाकी कोई नहीं भरेगा इसे। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी है, जब आपकी ज्वाइनिंग थी, और डेट ऑफ रेजिमेंट, यानी आप रिजाइन तो दे नहीं रहे हैं तो इसको नहीं भरने की जरूरत है। ये आपको बताया जाएगा कितने साल की सर्विस होगी, वो सर्विस आपको जितने साल की होगी वो डेट यहाँ डालनी है, बट अभी नहीं डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि एम्प्लॉय कोड होता है एक, तो एम्प्लॉय कोड ये अभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी बने नहीं हैं तो आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये इंजीनियर डिपार्टमेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट है ये आपको बताया जाएगा। तो 13 नंबर आपको छोड़ देना है पूरी तरह से, 14 नंबर भी आपको छोड़ देना है। इसके बाद 15 नंबर में आता है अप्लीकेबल टू NPS लेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्राइबर, ये तो लेट सब्सक्राइबर के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आपको टिक नहीं करना है, छोड़ देना है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 13 नंबर वाला ऑप्शन जो है उसको आपको भरना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में इंजीनियर डिपार्टमेंट डाल दीजिएगा, और मिनिस्ट्री में आपको रेलवे डाल देना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। DDO रजिस्टर नंबर जो होता है वो उसके बाद में नहीं आया, लेकिन बेसिक पे की जगह आपको 1800 डाल देना है। पे स्केल आपको लेवल 1 डालना है, लेवल 1, ठीक है, इतना डालना है। इसके बाद हम अगर बात करें अगले पेज की, तो अगला पेज पूरा ही छोड़ देना है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पेज की। तो अगला पेज इसमें ये वाला है, तो इसको भी आपको फुल फिल नहीं करना है। आप देख सकते हैं पेज नंबर यहाँ पर 1.5 है, तो इसको फुल फिल नहीं करना है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना है।
आपका ये जो है एनपीएस फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो पूरा वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे फुल फिल करना है। ठीक है, और इसका जो है मैं आपको भर करके आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना। लेकिन एक बार कोशिश करना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद आगे अगला एक जो आपको मिलेगा, तो एक अगला भी इसके साथ होगा, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो एक आपको एनेक्सर 1 भेजा होगा। एनेक्सर 1 आप आराम से भर लेंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनेक्सर 1 में आपको नाम भरना होगा पहले, फिर इसके बाद जो भी फादर्स नेम है उसको भरना होगा। हाँ, इसके बाद आपको ये भरना होगा कि कौन सी पोस्ट में है आप, कौन से डिपार्टमेंट में हैं, और पे स्केल क्या होगा, 5200 से 20,000 200 तक जाएगा। और बेसिक पे क्या है, 1800 है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, वो तो आप भर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैन नंबर भरना होगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट, रिजर्वेशन मतलब किस में आते हैं, हिंदू में आते हैं। इसके बाद मैरिड स्टेटस, यदि आपकी शादी हो गई है तो यस, या नहीं हुई है तो नो। जेंडर भरना होगा आपको, जेंडर के बाद आपको ब्लड ग्रुप भरना होगा, और इसके बाद कैटेगरी भरनी होगी, प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा, उसमें परमानेंट एड्रेस भरना होगा, आइडेंटिफाई मार्क भरना होगा। यानी 2 कट मार्क आपसे पूछे जाएंगे, तो 2 कट मार्क आपको भरने होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना होगा उसमें, और इसके बाद नेम और डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट और इसके रिलेशनशिप वगैरह भरनी होगी। यदि अगर आपकी शादी हो गई है, नॉमिनी आपको जिसने नॉमिनी डाला है, जिसका नॉमिनी आपने डाला है वो नॉमिनी भरना होगा। तो बस इतना ही था। अब अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके सपोर्ट से ही हमारा सपोर्ट है। चलिए मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।